हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं सीडीपी, जिसमें 15 क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुभाषावाद। क्वेश्चन नंबर 2 है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा बुद्धि वाले व्यक्ति हैं जो वनस्पति और जीवों के विभिन्न प्रजातियों को पहचान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर बी क्यों होगा, तो जो व्यक्ति प्रकृति से संबंध रखते हैं वह व्यक्ति जो है वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों को आसानी से पहचान सकते हैं, जिस कारण जो इसका ऑप्शन नंबर बी चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, वैसी कक्षा जिसमें जो है शिक्षक जो है नहीं, हर एक बच्चे को, बच्चा वो तेज हो या उतना तेज नहीं है तब पर भी बच्चा को समान शिक्षा देना है। समावेशी कक्षा में कभी भी जो है बच्चा को भेदभाव, या फिर कोई बच्चा जो है निम्न कोटि का है, कोई बच्चा उच्च कोटि का है, तो दोनों को हम दो तरीक़ा से पढ़ाते हैं। यानी जो बच्चा उच्च कोटि का उस पर हम अधिक ध्यान देते हैं, जो बच्चा जो निम्न कोटि में आता है, SC ST में आता है, उसको हम जो कम ध्यान देते हैं। ये सब जो है समावेशी शिक्षा में नहीं आता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सब बच्चों को समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक, इस कारण जो ये क्या होता है, लचीला शिक्षा शास्त्र होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म केंद्रित। ऑप्शन नंबर ए, आत्म केंद्रित। देखिए, जिस व्यक्ति के अंदर जो है आत्म केंद्रित चला आता है, मतलब अपने आप में वो गुमान में रखता है, ठीक, कोई भी बात को किसी के सामने में कुछ बोलता नहीं है, या किसी व्यक्ति से उसको तालमेल नहीं बढ़ता है, या वो ठीक से बात नहीं कर पाता है, ये सब आत्म केंद्रित में चला आता है। ये व्यक्ति जो सामाजिक दिव्यांगता हो जाता है। यानी कहीं भी जाएगा तो बच्चा जो है या व्यक्ति जो है किसी से नहीं बोलता है, यानी किसी से उसका तालमेल बैठता ही नहीं है। इस कारण जो उस बच्चा जो है आत्म केंद्रित दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बन जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, यानी निगेटिव आंसर पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार करना। ठीक, यहाँ पर हम विचार कर रहे हैं, ये सब क्या दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, पॉजिटिव टैग वर्ड। फिर ऑप्शन नंबर बी में आकर मतभेद को पहचाने और सम्मान करना, ये सब क्या है, पॉजिटिव दिखा रहा है। फिर आगे जो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी में विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना। तो यहाँ भी क्या है, यानी अनेक प्रकार शैक्षणिक विधि का हम प्रयोग करते हैं, मतभेदों का प्रयोग करते हैं कि क्यों व्यक्ति में मतभेद है। ये सब रणनीति क्या चला था, पॉजिटिव टैग वर्ड पे चला आता है। आगे कह रहा है ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है छात्रों में कमियों को पहचाने और उन्हें ठीक करें। ये जो है निगेटिव है, ये प्रभावी उतना नहीं है। क्यों कि अगर किसी बच्चा में मतभेद हुआ, उस कमियों को पहचान लिए हैं, ठीक, और उन्हें ठीक कर दिए हैं, और सामूहिक अगर नहीं चर्चा करते हैं, इससे बच्चा में उतना विकास नहीं हो पाता है, इसलिए ये प्रभावी रणनीति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक कौन सी गतिविधि है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, ऑप्शन नंबर ए में है यांत्रिक गतिविधि है। सीखना प्राथमिक रूप से यांत्रिक गतिविधि नहीं है। ठीक, ये सब निगेटिव जा रहा है। व्यवहारवादी भी नहीं है, निष्क्रिय भी नहीं है। ठीक, निष्क्रिय अपने आप में एक निगेटिव टैग वर्ड है। फिर ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सामाजिक है, तो ऑप्शन नंबर डी
सही है। देखिए, सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। देखिए, अगर हम परिवार के बाद जो सीखते हैं तो हम समाज में ही सीखते हैं कुछ, इसके बाद हम विद्यालय जाते हैं, ठीक, उसके बाद हम बड़े होते फिर कॉलेज जाते हैं। तो पहले हम परिवार में सीखते हैं, इसके बाद हम समाज में सीखते हैं। ये गतिविधि क्या, प्राथमिक रूप से सीखना सामाजिक गतिविधि ही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुष समानता दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती है, यह कथन क्या दर्शाता है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में पूछा गया है। जब भी पुरुष और महिला के बीच, ठीक है, तुलना की बात हो जाती है, वो चला आता है लैंगिक रूढ़िवाद में चला आता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीज़ों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद जो है चिमटा पकड़ने का इस्तेमाल सीखता है, फिर आगे चल के जो है वो 1 मीटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी, समीप दूराभिमुख को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 9 है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय है और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा दिखावटी पर निर्भर करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ पर इसकी अवधि जो है 2 से 7 वर्ष तक की बच्ची की अवधि है पूर्व संक्रियात्मक। मूर्त जो है इस 7 से 11 वर्ष के बीच है, ये सब पूछ देता है एग्जाम में इसका अवधि। और अमूर्त के बारे में पूछे तो अमूर्त जो है 11 से 15 वर्ष की अवस्था है, ठीक। और संवेदी जो है जन्म से 2 वर्ष तक का अवधि, ठीक। इसमें बच्चा में 2 से 7 वर्ष के बीच जो है बच्चा में अस्थायित्व गुण का विकास हो पाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जो है ए, मूर्त संसाधनों व बहुत ही दृश्य सरवैया सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। जब बच्चा जो है यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसका मतलब है इसका अवधि 2 से 7 वर्ष का है, ठीक। इस टाइम जो है बच्चा जो है दृश्य और श्रव्य सामग्री के प्रयोग से अधिक सीखते हैं, इसलिए इसका सबसे अधिक उपयुक्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। प्रश्न 11 है, बच्चों के विकास का क्रम कैसी होती है? ये हम पिछले वीडियो में बतला चुके हैं बच्चे के विकास के क्रम के बारे में। यहाँ पर देखिए बच्चा का जो विकास का क्रम जो होता है ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। पहले समान रहता, धीरे धीरे क्या होता है उसका विकास तेजी से होने लगता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, लेव व्यगस्की का मानना था कि, क्या मानना है? तो पहला ऑप्शन है सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है, यहाँ पर केवल है निगेटिव टैग वर्ड है, इसको हम काट देते हैं पहले ही। सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है, ये जो इनाम जो दिख पा रहे हैं आप लोग ये सब निगेटिव टैग वर्ड है, इसको पहले ही निकाल देते हैं। आगे ज्ञान को शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय है, यहाँ पर निष्क्रिय है, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है, इसका ये भी बाहर हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। डीम करा ज्ञान का निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों को मदद करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लॉरेंस
कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ है। ठीक। तो लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत जो है सार्वभौमिक, यानी ऑप्शन नंबर डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का अभिविन्यास है। इसके अंतर्गत इस चीज को रखा गया है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14 है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सामाजिक प्रक्रिया है। चलिए आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्रार्थना का स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा यानी घर की भाषा।